हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। धीरे धीरे करके हमारा फिजिक्स का टॉपिक आगे बढ़ता जा रहा है और इसलिए मेरी सलाह आपसे ये है कि आप लगातार वर्क को करते रहें। आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। पहली चीज तो आपको यह मालूम होना चाहिए, बल आघूर्ण क्या होता है। आघूर्ण मतलब घूमना। किसके द्वारा घूमना? बल के द्वारा घूमना। कैसे घूमेगा? जब घूमेगा तो वृत्तीय गति करेगा। आघूर्ण मतलब घूर्णन। घूर्णन गति किस तरीके से गति करेगा? घुमावदार गति करेगा। और बल आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है? बल आघूर्ण होता है बल का परिमाण गुणा बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। कहां से? बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। अब धीरे धीरे करके इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसमें करना क्या होता है हमको इस टॉपिक के अंतर्गत। वैद्युत क्षेत्र जो कि पॉजिटिव से शुरू होता है, नेगेटिव में जाकर के समाप्त होता है। पॉजिटिव से चलेगा, नेगेटिव पर आएगा। और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव होता है जिसके अंदर एक नेगेटिव आवेश और एक पॉजिटिव आवेश होता है। जब हम इस वैद्युत द्विध्रुव को मुक्त रूप से किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो उसकी अवस्था कुछ इस प्रकार की होती है कि जो नेगेटिव आवेश है वो पॉजिटिव की तरफ होता है, पॉजिटिव आवेश नेगेटिव की तरफ होता है, जिसके कारण लगने वाले वैद्युत बल दोनों विपरीत दिशा में होंगे। क्रिया रेखा का मतलब होता है कि दोनों बलों को आगे और पीछे बढ़ाओ। दोनों बलों को आगे पीछे बढ़ाया, दोनों बल एक ही लाइन पर मिलेंगे, इसलिए दोनों बलों का जो संयुक्त प्रभाव होगा वो शून्य होगा, गतिमान अवस्था नहीं आएगी। इस अवस्था को हम कहते हैं स्थायी संतुलन की अवस्था हम कहते हैं। इसके बाद हमने क्या किया कि इसको द्विध्रुव को फोर्सफुली, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, वो सेंटर पॉइंट हो गया, फोर्सफुली हमने इसको ऐसे घुमाया ऊपर की तरफ और कुछ ये इस अवस्था में जाकर के पहुंचा ऐसे। इसकी जो नई पोजीशन हो गई वो ये नई पोजीशन हो गई। यहां पर आपका हो गया प्लस का क्यू, यहां पर आपका हो गया माइनस का क्यू। लगने वाले बल जो विपरीत दिशा में कार्य कर रहे थे अब भी विपरीत में होंगे, लेकिन उनको मिलाने वाली जो क्रिया रेखाएं हैं या रेखाएं हैं वो एक जैसी नहीं होंगी। ये बल अब भी विपरीत दिशा में है, लेकिन अगर हम आगे पीछे इनको बढ़ाएं तो ये समांतर तो है, लेकिन एक बिंदु पर आकर के नहीं मिलती। इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम हमने बी दे दिया। लंबवत दूरी की बात हम करते हैं तो क्या करते हैं कि यहां से एक हमने इसको घुमाया थीटा कोण पर, एक लंब गिरा,
यहां से इसको आगे बढ़ाया, ये कोण और ये कोण संगत कोण कहलाएंगे, तो दोनों कोण आपके बराबर होंगे, थीटा होंगे। माइनस क्यू प्लस क्यू मिलाकर के बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव, इसलिए इनके जो बीच की दूरी होगी वो होगी 12। कहां से कहां तक की? ए से लेकर के बी तक के बीच की दूरी होगी। किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर, क्योंकि यहां लंब बन रहा है, समकोण बन रहा है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। इसलिए जो लंब दूरी ली जानी है दोनों बलों की, वो ये ली जानी है, कौन सी? ए सी दूरी ली जानी है। ये कितनी होगी? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होगी? साइन थीटा बराबर लंब, लंब यानी BC, कर्ण होगी 12, तो BC हो गई 12 साइन थीटा। और वैद्युत द्विध्रुव क्या हुआ? P बराबर होगा Q इंटू 12 के बराबर होगा ही। तो ये जो बल हैं ये विपरीत दिशा में लग रहे हैं, एक लेफ्ट में लगता है, एक राइट में लगता है। दोनों बल परस्पर समांतर हैं, लेकिन एक पॉइंट पर ना होने के कारण ये दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होगा? ये वाला बल इसको इस तरफ गति कराएगा, ये वाला बल इसको इस तरफ गति कराएगा, जिसके कारण इसकी जो गति होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हमारी हो जाएगी। तो जब गति होगी किसके परितः होगी? परितः होगी O के, क्योंकि O सेंटर पॉइंट है। जो भी गतियां होती हैं वो O के यानी केंद्र के प्रति होती है। तो ये हमारा केंद्र बन जाएगा। जैसा पंखा है, पंखे के अंदर रॉड लगी हुई होती है, वो केंद्र होता है। बाकी मोटर और पंखड़ियां चारों उसके चारों तरफ घूमती हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं बल आघूर्ण की, और सबसे पहले लगते हैं बल कितना लगेगा। देखिए, प्रत्येक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल F बराबर होगा Q इंटू ई, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा कहती है कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो उस आधार पर हमारा होगा F बराबर QE। अब बल आघूर्ण की परिभाषा से क्या होगा भाई? बल आघूर्ण को निरूपित करते हैं टो से। बल का परिमाण यानी F गुणा लंबवत दूरी जो है आपकी BC के बराबर। रखिए मान QE, BC हो गई आपकी, यहां पर देखिए 12 साइन थीटा, इसे लिखेंगे E Q इंटू 12 साइन थीटा। चूंकि पीछे भी हम बता करके आए Q इंटू 12 जो होता है उसको P कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसलिए हम लिखेंगे E P साइन थीटा। ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा राइट हैंड रूल से दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से देखी जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसकी स्पेशल कंडीशंस बता रहे हैं, अभी आप इसको नोट करिए धीरे धीरे करके। कोई समस्या हो तो बताइए आप। चलिए इसकी देखते हैं विशेष अवस्थाएं क्या होती हैं। विशेष अवस्थाओं में तो किस किस तरीके से कार्य करेगा। देखिए हमारा जो सूत्र आया
वो सूत्र है, चित्र भी यहीं कहीं नहीं है, जो हमारा सूत्र आया वो है टू इज इक्वल टू ई पी साइन थीटा। ये अब P की डायरेक्शन देखिए, P की डायरेक्शन अभी आपको मैंने बताई थी, चुंबकीय वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसका मतलब P की डायरेक्शन आपकी ये, E आपका यहां पर है। अब धीरे धीरे करके अगर हम इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएं तो देखिए E ये हो गया, P ये हो गया, और E हो गया ये, तो कोण हो गया बीच में थीटा। अब इसकी जब हम बात करते हैं, देखिए इसमें P ऐसे हो गया, ऊपर की तरफ हो गया, और E यहां हो गया, इन दोनों के बीच में जो कोण है वो आपका थीटा हो गया। तो जो थीटा हुआ किस किस के बीच का हुआ, वो P और E के बीच का हमारा कोण हुआ। बात समझ आती है? विशेष स्थितियां क्या है? विशेष स्थितियां भाई, पहली कंडीशन है कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा 0 यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो हम रखेंगे टू बराबर ई पी साइन 0, साइन 0 होता है 0, इसलिए बल आघूर्ण 0 होगा। सेकंड कंडीशन लेते हैं कि यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 का मतलब हो गया कि E तो यहीं का यहीं है और P आपका इस तरफ पहुंच गया। जब P इधर पहुंच गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अवस्था जो होगी संतुलन, ये तो है स्थायी संतुलन की, ये होगी अस्थायी संतुलन की अवस्था। इस अवस्था में टो बराबर होगा ईपी साइन 180, साइन 180 का मान 0 डिग्री होता है, इसलिए ये मान भी 0 होगा। बल आघूर्ण नहीं लगेगा लेकिन संतुलन में भी रहेगा, लेकिन कब तक? जब तक हमने उसको फोर्सफुली बलपूर्वक दबा के रखा है, जब तक ये संतुलन की अवस्था में है। जब किसी को संतुलन रखते हैं, जबरदस्ती रखते हैं, तो उसे कहते हैं अस्थायी संतुलन। जैसे रस्सी को मोड़ा जाए और मोड़ करके उसमें ऐंठे आ जाए, जब तक हम पकड़ के रखे हुए हैं, जब तक वो रुका हुआ है, जैसे छोड़ देते हैं वैसे ही वापस अपनी अवस्था में आ जाता है, तो वो संतुलन कहलाता है अस्थायी संतुलन। जब हमें किसी पर बल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर संतुलन कहलाता है स्थायी संतुलन। और लास्ट कंडीशन इसकी, थर्ड कंडीशन क्या कहते हैं कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा 90 कैसे हो सकता है? थीटा 90 ऐसे हो सकता है, ई की डायरेक्शन तो चेंज होनी नहीं है, डायरेक्शन चेंज होगी पी की, तो हो गया 90, तो होगा 2 बराबर ई पी साइन 90, और साइन 90 होता है 1, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम, या कह सकते हैं 2 मैक्स बराबर ईपी। अगर अधिकतम बल आघूर्ण आपको ज्ञात करना है तो हम ज्ञात करेंगे ईपी के द्वारा। अब इस संबंध की जब हमने बात की है तो थोड़े से टॉपिक को हल्का सा और आगे की तरफ बढ़ाते हुए, क्योंकि हम चैप्टर के मिड में पहुंच चुके हैं, क्योंकि जब हम लगातार स्टडी करेंगे तो निश्चित रूप से सिलेबस भी हमारा आगे बढ़ेगा और सिलेबस भी पूरा होगा, आपको बेनिफिट हो, इसलिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं।
अब देखिए, सबसे पहले बात हम करते हैं क्षेत्रफल वेक्टर। सबने पढ़ा है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब हमारी अदिश राशियां हैं। क्षेत्रफल, आयतन, क्षेत्रफल भी अदिश राशि है, लेकिन नाम क्या दे दिया? क्षेत्रफल वेक्टर। तो क्षेत्रफल वेक्टर कैसे बन गया भाई? लेकिन एक प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी वेक्टर राशि को किसी अदिश राशि के साथ गुणा कर दिया जाए तो वो राशि वेक्टर राशि बन जाती है। जैसे हम मान के चलें, माना वेक्टर ए बराबर आई कैप और इसकी गुणा हमने एम से कर दी, एम आई कैप। एम क्या है? एम अदिश राशि, एक ही जगह लिख देते हैं। तो एक सदिश की गुणा हमने अदिश राशि से करी तो राशि कैसी बन गई? एक सदिश राशि बन गई। इसी तरीके से वेक्टर भले, सॉरी, क्षेत्रफल भले एक वेक्टर ना हो, लेकिन जब हम उसको किसी सदिश राशि के साथ गुणा कर देंगे तो वो हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा? एक सदिश राशि या वेक्टर राशि बन जाएगा। अब देखिए, किसी भी आकृति का एक क्षेत्र हमने लिया, इसका क्षेत्रफल हमने कह दिया ए। ए जो है पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ आयत भी हो सकता है, पृष्ठ वर्गाकार भी हो सकता है, पृष्ठ आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार, वृत्त, कैसा भी हो, डिस्क टाइप में हो, जैसे प्लेट होती, तस्तरी होती है, कैसा भी हो, क्षेत्रफल ए लिया गया है। अब हमने क्या किया कि इसके पृष्ठ पर एक लंब डाला, लंब को एक विशेष दिशा में डाला, और दिशा दिखाने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो एन कैप का इस्तेमाल करते हैं। एन कैप क्या हुआ? इसको हम कहते हैं एकांक वेक्टर कहते हैं, जो दिशात्मक होता है। अब हमने क्या किया कि यदि ए की गुणा एन कैप से कर दी तो यह कहलाता है क्षेत्रफल वेक्टर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल हो गई अदिश राशि, एन कैप हो गई सदिश राशि, तो एन ए की गुणा हमने सदिश से कर दी तो क्या बन गया? क्षेत्रफल वेक्टर निरूपित करेंगे, वेक्टर ए बराबर ए इंटू एन कैप करेंगे, और वेक्टर ए की दिशा भी जो होगी वो एन कैप की दिशा में होगी। नाउ द एरिया बिकम्स ए वेक्टर पोर्शन कॉल्ड एरियल वेक्टर। क्षेत्रीय वेक्टर कहलाता है। इसी के आधार पर हम जो चलेंगे, सबसे पहले हम जो बात करते हैं परिभाषा, देखिए इसमें क्या होगा। यदि किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल को पृष्ठ के पर खींचे गए एकांक वेक्टर से गुणा कर दें तो प्राप्त राशि को क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं, और जिसकी दिशा कहां होती है? जिसकी दिशा होती है एकांक वेक्टर की दिशा में। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। एंजॉय करके पढ़िए, एंटरटेन करके पढ़िए, बोरियत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आपको बोरियत लगने लगे थोड़ा सा कूद लो, एंजॉय कर लो और डांस करना शुरू कर दो। वैद्युत फ्लक्स। फ्लक्स टॉफी नहीं है, खाने की चीज नहीं है। फ्लक्स
वैद्युत है, आवेश होगा। लेकिन फ्लक्स क्या चीज हुई? फ्लक्स एक बहुत कॉमन सी चीज है कि वैद्युत क्षेत्र है हमारे पास जो कि पॉजिटिव से शुरू होता है, नेगेटिव की तरफ जाता है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन अगर हम इस क्षेत्र के अंदर कोई भी एक पृष्ठ रख दें, पृष्ठ रख दें, एंजॉय करो, पृष्ठ रख दें, तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि कुछ बल रेखाएं पृष्ठ को छू करके जाएंगी, मीन्स जस्ट लाइक दैट, हैव एंजॉय, जस्ट लाइक दैट। कुछ उसके अंदर से जाएंगे, कुछ बाहर से जाएंगे। तो उनमें से दो चीजों से हमारा कोई संबंध नहीं है। कौन सी वाली? एक तो वो जो पृष्ठ से बाहर जा रही है, एक वो जो पृष्ठ को छू करके जा रही है। हमारा जो संबंध है केवल उन वैद्युत बल रेखाओं से जो कि उसके अंदर से जा रही हैं। तो एक बहुत कॉमन सी बात हो गई कि वे वैद्युत बल रेखाएं जो किसी पृष्ठ से होकर गुजरती हैं। क्या हुआ? वे वैद्युत बल रेखाएं जो किसी पृष्ठ में से होकर गुजरती हैं, वैद्युत फ्लक्स की माप होती है, वैद्युत फ्लक्स की माप होती है। अब परिभाषा के तौर पर अगर हम देखें तो क्या होगा कि कोई जरूरी थोड़ी ना है कि ये पृष्ठ जो है लंब में रखा जाए, हो सकता है किसी और कंडीशन में। चलिए आगे करते हैं। तुम बोर होते तो हम भी बोर होते हैं। देखिए, मान लो ये एक पृष्ठ है, किसी भी आकृति का पृष्ठ हो सकता है। इस पृष्ठ का नाम मैंने ए ना दे करके इसका नाम मैंने, छोड़ो इसको भी ए ही कहते हैं। चलिए, इसके ऊपर खींचा गया जो लंब है वो क्या बताता है? वो वेक्टर ए को बताएगा। इसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल वेक्टर। मान लो किसी कंडीशन के अंदर वैद्युत क्षेत्र इसके साथ में थीटा कोण बनाता है, गुजरता हो, तो क्या परिभाषा होनी चाहिए? मोदी जी से ना पूछना, आती नहीं है, आएगी बता देंगे। तो देखिए, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर व वैद्युत क्षेत्र के अदिश गुणनफल या डॉट गुणन फल के बराबर होता है, के बराबर होता है, के बराबर होता है। इसे फाई से निरूपित करते हैं। ये होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब इसको खोलेंगे कैसे भाई? ई ए कॉस थीटा। इसमें एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग वो क्या वहां से 5-10 मिनट रुक जाओ, मेरा वीडियो सेशन चालू है। हाँ, समस्या आ जाएगी, तुम मुझे एक टॉपिक पूरा करने दो जरा।
अभी टॉपिक जरा पूरा करना मुझे, जरा अभी कर। तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब इसमें समस्या क्या आती है कि ये जो एंगल है ये पृष्ठ पर डाले गए लंब और वैद्युत क्षेत्र के बीच है। ये बात ध्यान रखिए कि जहां थीटा पृष्ठ पर खींचे गए लंब व वैद्युत क्षेत्र के बीच कोण, वैद्युत क्षेत्र के बीच कोण। आप हमेशा ध्यान रखिए इस बात का कि हो सकता है कि हमें जो कोण दे रखा हो वो कोण पृष्ठ के और वैद्युत क्षेत्र के बीच हो, लेकिन हमें क्या लेना, पृष्ठ पर खींचे गए लंब के बीच। अगर आपको दे रखा हो पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र के बीच कोण, तो इस कोण को लेने के लिए आपको 90 में से घटाना होगा। आपको खींचे गए लंब पर लेकर चलना है। कोशिश जब हम कराएंगे जब आपको बता देंगे किस तरीके से करना है। एंजॉय करो। ये हमारा हो गया। अब फ्लक्स की बात हो गई। अब फ्लक्स में आगे थोड़ा सा चलते हैं। बहुत समझदार, ऐसे बने, ऐसे अच्छा लगता है। देख, यदि वैद्युत क्षेत्र एक समान न हो व उसमें डीए क्षेत्रफल का अवयव रखा हो, तो क्या होगा, तो वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर टी ए, और संपूर्ण फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रल ई डॉट डी ए। इसे भी कंडीशन है कि यदि पृष्ठ बंद हो, बंद कैसा होता है भाई, जैसे गोले का आकार हो गया, पूरा का पूरा वर्ग हो गया, पूरा का पूरा आयत हो गया, वृत्त हो गया, ये कहलाते हैं बंद पृष्ठ कहलाते हैं। ऐसी कंडीशन में फाई बराबर होता है, या लड्डू लगा दिया हमने, खाने नहीं है, कभी खाने से भूल गए, ये कहलाता है क्लोज्ड इंटीग्रल। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटीग्रल। ये केवल जब इस्तेमाल होता है जब पृष्ठ बंद हो, और यदि पृष्ठ खुला हो। पृष्ठ खुला कैसा होता है, पृष्ठ खुला होता है जैसे एक दीवार है, पूरा कमरा ले लिया तो बंद पृष्ठ हो जाएगा, एक दीवार ले ली तो खुला हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं फाई बराबर एस लगा देते हैं एस सरफेस के लिए ई डॉट डी ए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एंजॉय करो, मस्ती करो, टाइम से मस्ती करो, टाइम से पढ़ो, एंजॉय करो। पढ़ाई को एंजॉय की तरह लेना चाहिए। जैसे आप गेम खेलते हैं, एक इसी प्रकार से गेम भी, ये भी एक तरीके से आपका फिजिक्स का गेम है। कुछ लोग बोरियत समझेंगे, कुछ लोग फालतू की बात समझेंगे, मत समझो, गेम की तरह एंजॉय करो, गेम को गेम की तरह टाइम पे एंजॉय करो, स्टडी को स्टडी के टाइम पे एंजॉय करो। समय कम है, एंजॉय करिए, मस्ती करिए, डांस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।